तो ये टैक्स में जो छूट है। तो योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन आप सुन रहे थे। टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई गई है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। मजदूरों के लिए कैसे कोशिश की गई है, किसानों का भी फोकस, और इतना त्वरित रिएक्शन शायद एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं, लेकिन अब इस तरह के रिएक्शंस बहुत आएंगे। हाँ, बिल्कुल। अब हालांकि मुझे ये लगता है ललित कि इस पर खुलकर कोई इसकी मुखालफत भी नहीं कर पाएगा। विपक्ष की तरफ से भी ये कह दिया जाना आसान नहीं होगा कि ये क्यों कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर के ये जरूर सवाल उठाए जा सकते हैं कि भाई ये सिर्फ कहा जा रहा है क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, ऐसा होगा क्या। हालांकि इस वक्त फील गुड करने का वक्त तो जरूर है। जिस उम्मीद के साथ पिछली बार पूर्ण बजट में लोगों ने आस लगाए रखी थी, उस वक्त वो शायद उतनी मलाईदार नहीं रही होगी, लेकिन इस बार वो नजर आ रही है क्योंकि इसमें टैक्स छूट की घोषणा के बाद लोकसभा में मोदी मोदी के नारे गूंजते हुए नजर आए। सैलरीड क्लास को बड़ा तोहफा दिया गया है। टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई, उन्हें 6,000 की सालाना इनकम अब उनके खाते में जाएगी। हालांकि ये 3 किश्तों में होगी। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। हम रुक कर लेते हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी का। सबसे पहले अमिताभ सर, आपका रिएक्शन ये फील गुड के साथ क्या अच्छे दिन वाला बजट दिखता है? अंतरिम बजट से कहीं आगे निकल गया ये बजट? जी हाँ, मैं इस बजट के लिए इतना एक पंक्ति में अगर कहूं तो मैं कहूंगा किसान प्लस मजदूर प्लस मिडिल क्लास इज इक्वल टू 2019। एक पंक्ति में पूरे बजट का ये मुझे समझ आया। और जो वॉल्यूम है इनका, किसान का जो सेगमेंट है उसका जो वॉल्यूम है, मजदूर का वॉल्यूम 10 करोड़ और मध्यम वर्ग 3 करोड़ टैक्स से जो लाभान्वित होगा, इन सबको जोड़े तो दायरा बड़ा हो जाता है। और अब जो इम्तिहान होना है उसमें वोट काउंट होगा, सिर्फ गिना जाएगा। अब बौद्धिक मामला नहीं है, ईवीएम में तो उंगली गिनी जाएगी। तो दायरा बढ़ा दिया, किसान को साधा है, मजदूर को, खासतौर पर असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है, 12 करोड़ मजदूर है भारत में करीब जो इससे लाभान्वित होगा, और मध्यम वर्ग। तो वोट के लिए जितना जरूरी साइज चाहिए था, पांडे जी उतना जुटा लिया इस बजट, जुटा लिया। उसमें अगर आप देखें, सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 3 करोड़ टैक्स पेयर्स को अपने साथ जोड़ा था और इस 3 करोड़ टैक्स पेयर को अपने से बाहर कर दिया। और इस 3 करोड़ टैक्स पेयर का अगर आप टोटल जनसंख्या पर असर देखें तो 15 करोड़ आबादी डायरेक्टली बेनिफिट हो गई है। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आप इसको वोट में भी कन्वर्ट करते हैं तो अगर एडल्ट पॉपुलेशन भी लेते हैं तो वो भी शायद 10 करोड़ से ऊपर लोग इससे डायरेक्टली बेनिफिट हैं। लेकिन अमिताभ जी, एक बात यहाँ पर यह है कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये एक लुभावना वाला बजट है टैक्स के बेनिफिट को लेते हुए, लेकिन ये रिक्वायर्ड भी था। 2.5 लाख रुपए टैक्स का स्लैब होना ये बहुत अच्छी चीज नहीं थी। आई थिंक भारत जैसे देश में 5 लाख रुपए का टैक्स स्लैब स्टार्ट होना ये रिक्वायर्ड था। और इस बजट में इसको एक स्वरूप दे करके, जैसा हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बजट और पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। निजाम साहब बताइए, किसान मजदूर प्लस मिडिल क्लास इज इक्वल टू लोकसभा चुनाव, ठीक है ये समीक्षा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ये इन तीनों वर्गों को अगर आप ले लें तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो मुझे साफ साफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जो कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो गया है इस बजट के बाद, या होगा कि सरकार ने जो चीज़ें, जो तोहफा दिया है इस अंतरिम बजट के माध्यम से, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को, जो स्लैब बढ़ाया गया है, या जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको जो कुछ भी दिया गया है, या जो रिबेट दी जा रही है, जो आपके ऑन टाइम जो है पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए 3% की जो रिबेट है। लेकिन अमिताभ जी, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बजट में जो प्रावधान होता है कि भाई इतना फंड हम जो एलोकेट कर रहे हैं, क्या वो पैसा उन लोगों तक पहुंच पाता है? इसके लिए सरकार को चाहिए था कि इसमें, उस पर फिर चर्चा करेंगे। शादी के दिन लड़के लड़की को देखो, बधाई दो, शुभकामना दो, भोजन प्राप्त करो। शादी के दिन ये चर्चा ठीक नहीं कि तलाक तो नहीं हो जाएगा, इनके संतान होगी कि नहीं, और संतान होगी तो ठीक निकलेगी कि नहीं। और आज दिन है शादी का,
निश्चित रूप से मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं बधाई बजट को। दीजिए इस वधु बजट- को और मिष्ठान पाइए। वाकई ये बजट जो है जी, काबिले तारीफ है, ठीक है। और मैं जी, ठीक है निजाम इससे साहब, बहुत खुश हूं। एक चीज मेरे जहन में आती है और जो मैंने समीक्षा की उसी से वो उत्पन्न हुई सेकंड थॉट में। ललित, मैंने कहा किसान प्लस मजदूर प्लस मिडिल क्लास, इस सबको अगर मैं जोड़ दूं तो ये 50 करोड़ के पार दायरा जाता है। तब तो चुनाव की जरूरत ही नहीं। अगर 50-60 करोड़ का दायरा सीधे खुश हो जाए तो इतना वोट तो कभी चुनाव में पड़ा नहीं किसी भारत के। 2014 में भाजपा को 17 करोड़ और कांग्रेस को 11 करोड़ वोट मिला कुल। शायद अंक गणित अलग चीज है और राजनीति शास्त्र अलग। एक उदाहरण देता हूं, राजस्थान में जो आंकड़े आए थे लाभार्थियों के, शौचालय, उज्ज्वला योजना, एलईडी, आयुष्मान भारत, तमाम और जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे वो संख्या 3 करोड़ के आसपास जा रही थी और वोट उतना नहीं मिला, वोट उसका आधा भी नहीं मिला। यह भी एक विषय है। अशोक के राजस्थान के लोग जानते होंगे, गहलोत की सरकार जब गई थी पिछली बार, जब वसुंधरा जी आई, तो गहलोत जी भी यही कहते थे कि मैंने 4 करोड़ लोगों को सीधे लाभान्वित किया है। किसी को स्कूटी दी है, किसी को पेंशन दी है, किसी को दवाई मुफ्त दी है, किसी को पढ़ाई मुफ्त की है। यह भी विषय है। लेकिन हां, फिर भी मैं आज के दिन ये जरूर कहूंगा, किसान के लिए यह बात ठीक आई कि 3 बार में हर तिमाही 2000 रुपया महीना उसके खाते में जाएगा। कम से कम सांस तो आएगी किसान को। और दूसरी चीज मुझे जो अच्छी लगी वो ये लगा कि असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है, जिसकी देह में जब शक्ति नहीं रहती तो उसे कोई पूछने वाला नहीं रहता, उसके लिए एक पेंशन योजना आई है। यह गरीब के आंसू पोंछने का काम है। योजना ठीक से लागू हो जाए, ये देखना चाहिए सरकारों को। लेकिन बात अच्छी है। और जो बात पांडे जी कह रहे थे वही 2.5 लाख की बात जमती नहीं थी भाई, 8 लाख की भी ज्यादा थी, वो भी उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने वाली बात थी। लेकिन 5 लाख भारत जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक, मैं कहूंगा, एक ऐसा बिंदु है जिसको ठीक सहज बिंदु कह सकते हैं, नॉर्मल स्टेज है। 5 लाख रुपए की छूट तो होनी ही चाहिए और इससे कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस भी नहीं होता। संतुष्टि का स्तर बढ़ जाएगा कम से कम समाज में। और 1.5 लाख रुपए की बचत की छूट है तो इफेक्टिवली आप मानो 6.5 लाख रुपए साल में जिसकी आमदनी है वो टैक्स के झमेले से बच गया। पांडे जी, कितना हुआ 6.5 लाख प्रति माह? ये 50,000 से ऊपर हो गया। 50-52 हजार रुपया महीना पाने वाला व्यक्ति बजट के टैक्स के झंझट से मुक्त हो जाएगा। अच्छा है, जिस ढंग का जीवन है आज, खासतौर पर शहरों का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अलग है, शहरी अर्थव्यवस्था अलग है, उनके लिए बड़ा संकट था। जितना कमाएं उसमें से एक बड़ी राशि टैक्स में चली जाए। दुनिया के जो बड़े अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं टैक्स को जितना सरल और सुविधाजनक रखेंगे उतना ही रेवेन्यू ज्यादा आएगा। टैक्स को जितना जटिल कर देंगे, स्पॉन्डिलाइटिस जैसा लगने लगेगा कंधे पर टैक्स, तो लोग टैक्स से बचकर भागने की कोशिश भी करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पांडे जी, ठीक बात है ना? नहीं, सही है। टैक्स में जो बेनिफिट भी दिया गया है, स्लैब बढ़ाया गया है, जो आपने भी कहा कि संतुष्टि का स्तर बढ़ गया है, मैं इसमें एक स्टेप आगे जाता हूं। हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ गया अचानक। और वो भी आपने देखा, मोदी का जो नारा लगा है जी, 15 से 20 करोड़ लोग डायरेक्ट हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर आ गए हैं सडनली। और एक मैं और बात इसमें जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि अगर इसको हम एक प्योर अर्थशास्त्र के रूप में भी देखें तो पिछले कई वर्षों से जो हमारी एनडीए की पार्टी है, इसमें जो जीडीपी बढ़ रही थी उसमें सबसे बड़ा योगदान कंजम्पशन का था जी, प्राइवेट एंड पब्लिक कंजम्पशन का था।
और वो फिर अभी बढ़ेगा। आप कंजम्पशन के लिए जेब में कुछ छोड़ोगे तभी कंजम्पशन होगा, नहीं तो कंजम्पशन कैसे रहेगा। नितिन वैद्य साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैद्य साहब, 3 महत्वपूर्ण बिंदु इस बजट के आपकी नजर में। यस सर। सर देखिए, इलेक्शन ईयर है तो उसके हिसाब से जो बजट की लिमिटेशन थी जी, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो 2 मेजर पॉपुलेशन हैं जो सीधा सीधा इलेक्शन पे इम्पैक्ट डालते हैं, फार्म सेक्टर, द एग्रीकल्चर सेक्टर, द रूरल सेक्टर एंड ऑल्सो ये जो हमारे मिडिल इनकम ग्रुप है, उसको साधने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। तो अगर मैं सिर्फ टैक्स की बात करूं तो उसके अंदर एक तो जो मिडिल इनकम तबका है जो कि सीधा सीधा अगर आप देखें, जैसे आपने भी बताया 6.5 लाख की जो हम बात कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जो है आप देखेंगे एक लार्जर पॉपुलेशन पे पड़ता है जो टैक्स के अंदर आती है। तो अगर उसको आप बाहर कर देते हैं तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं कि जो है इलेक्शंस के ऊपर पड़ सकता है। दूसरा, जो इसी के साथ इन्होंने एक रियल एस्टेट सेक्टर को भी साधने का जो एक अच्छा काम किया है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं रियल एस्टेट से। सो वो एक अच्छा प्रयास है कि कुछ कैपिटल गेन में जो एग्जाम्पशन पहले एक के लिए मिलती थी, एक हाउस प्रॉपर्टी बेचने पर, अब वो 2 के लिए अवेलेबल होगी। अगर आप 2 मकान रखते हैं तो आपको एक से ऊपर वाले के ऊपर जो नोशनल वैल्यू के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता था वो अब चला जाएगा। तो उस हिसाब से देखें तो रियल एस्टेट भी सधेगा, उससे अगर इन्वेंट्री पड़ी है वो निकलने में मदद मिलेगी और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। तो उस हिसाब से अच्छा है। अभी इसका एक बार डिटेल्स देखना पड़ेगा कि ये जो पैसा आएगा कहाँ से, क्या उसके लिए कोई इन्होंने प्रावधान किया है, क्या उसके लिए कॉरपोरेट का कोई अगर कोई ऐसा प्रोविज़न है जिसको रैशनलाइज किया गया है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो अभी देखना है हमको। वैद्य जी, ये सियासत है दोस्त, इसमें घोषणा ही फायदा या नुकसान कर देती है। ये तो विशेषज्ञों का काम है बजट पेपर देखना। जो एटा इटावा बेगूसराय गंगानगर श्री गंगानगर में बैठ के सुन रहा है, वो बजट पेपर नहीं जानता। वो तो कहता चलो भैया मिल गया, अब अच्छा हुआ। जब मिलेगा तब तक तो चुनाव बीत गया होगा। 1 अप्रैल के बाद ही ना आना है इसको अस्तित्व में, तब तो वोट पड़ रहा होगा भारत में। पांडे जी, जब ये बजट एग्जीक्यूशन में आएगा तब तो वोट पड़ रहा होगा या पढ़ने वाला होगा? वोट पड़ रहा होगा, लेकिन इस बात का मैंने पहले भी जिक्र किया है कि भारत सरकार के पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिस पे उनको कुशन था। एक, जैसे मैंने कहा कि मुद्रास्फीति की दर अभी इतनी कम है कि अगर गवर्नमेंट इस तरह के कुछ बेनिफिट्स देती है जनता को तो मुद्रास्फीति पे उस वक्त बहुत असर नहीं पड़ेगा। दूसरा कुशन था कि जो फिस्कल मैनेजमेंट है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट का भी स्तर काफ़ी अच्छे लेवल पे है। तो सरकार एक स्टेप ले सकती थी जिसका फायदा चुनाव में उसको मिले और एट द सेम टाइम इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अपने रास्ते से गड़बड़ाएगी नहीं। तो इसका फायदा गवर्नमेंट ने ले लिया है और इसका बेनिफिट इसलिए लिया है क्योंकि 4 साल तक सरकार ने एक बेहतर फिस्कल मैनेजमेंट को अंजाम दिया था। ठीक है, इसको अगर मैं सरल भाषा में कहूं, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि फिजिकल डेफिसिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे भारी भरकम शब्द बहुसंख्यक लोग नहीं समझते। ये समझते भी हैं तो उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है। गांव देहात तक बात पहुंचे, अगर आपको मान लीजिए कहा कि आप फिटनेस के लिए हफ्ते में 5 दिन कड़ी मेहनत जिम जाइए और सूखी रोटी खाइए, तो 6-7वें दिन आपको छूट होती है कि 1 रसगुल्ला खा सकते हैं। वही हुआ ना, 4 साल तक वित्तीय अनुशासन, अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार हुआ उसके चलते, और चुनावी साल में उसके जरिए किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग को बड़ी रियायतें देने का ऐलान। निजाम साहब, कुल जमा यही समझ आ रहा है ना बजट? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो देश का बहुसंख्यक है कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ये जो बजट है इसका। और मुझे लगता है कि अभी आपने एक बात कही, फील गुड की बात कही थी, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। और जनता चाहती भी यही थी
कि जो एक मिडिल क्लास है वो ये चाहता था कि जो हम टैक्स में अपना पैसा दे रहे हैं, मेहनत की कमाई का दे रहे हैं, वो भी स्लैब बढ़े। मज़दूरों के लिए एक कम से कम एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अब उनको लगेगा कि नहीं, कई सारी चीज़ें जो हैं हमारे साथ ऐसी जुड़ गई हैं जिससे हम आगे का जीवन जो है अपना व्यतीत कर लें। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े क्या बल्कि बहुसंख्यक वर्ग पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और हाँ, अब इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वोटर्स के दिमाग में ये बात भी ज़रूर अभी बैठी हुई है कि 4 साल में हमारे लिए जो कुछ भी हुआ है और ये जो अंतरिम बजट के माध्यम से जो सुविधाएं हमको मिलने जा रही हैं या जो डिक्लेयर किया है इन्होंने, ये कितना लाभ उन तक पहुंचता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि सरकार अपने पार्टी या जो उनकी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से उन लोगों को इस बात के लिए भी अश्योर करें कि हमने जो बातें कही हैं अगले बार अगर हम सरकार में आते हैं तो उसका लाभ हो मिलेगा। गई। ठीक बात है, ठीक बात है। वैद्य जी, इस बजट से भारत की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य आने वाले वित्तीय वर्ष में कैसा रहेगा? नितिन जी। धन्यवाद आपका। श्वेता भारद्वाज साहब की बात आपने सुनी, लेकिन जेएबी के चेयरमैन बीके जैन जी इनकी बात हमारे साथ होंगे और 8 नंबर दे रहे हैं, मतलब यहाँ बल्ले बल्ले ही लग रही है श्वेता। थैंक यू जी। नितिन वैद्य सवाल जी जी हाँ जी एक बार दोहराएंगे अपना सवाल। मैंने पूछा, आज जो बजट आया है उससे आने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य कैसा देखते हैं आप? एक जो ब्रॉडर लेवल पॉलिसी डिस्कशन होता है कि टैक्स बेस बढ़ाइए और जो है एक जो आम तबका है उसको सहूलियत दीजिए, जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे आप टैक्स को उतना ही उसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल आती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए कि जो छोटा तबका है, जैसे जो 6.5 लाख तक का अगर बाहर हो जाता है और अगर जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है उस तबके के ऊपर जो अभी तक जो है टैक्स बेस में नहीं आ रहा है, तो अगर उसको हम अंदर लेके आते हैं, तो गवर्नेंस के लिए जो बात हुई है, अगर गवर्नेंस के ऊपर फोकस करके उस तबके को अंदर लेके आते हैं तो इससे जो गवर्नमेंट का जो एक विजन है कि फॉर एग्जांपल कि एक मिनिमम इनकम जो है इंश्योर करे, पॉवर्टी जो है उसको रेडिकेट करे, जो डिफरेंस है एक जो अमीर तबके में और जो मिडिल इनकम तबके में या गरीब तबके में जो डिफरेंस है, अगर उसको पूरा करना है तो उस दिशा में एक अच्छा प्रयास मेरे हिसाब से लगता है और इसका एक फार रीचिंग इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप मानेंगे कि एक बार अगर आप कोई बेनिफिट अगर आप दे देते हैं तो उसको लेना किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर वो लेना मुश्किल हो जाता है और अगर कल को हमारे को और नई पॉलिसीज के ऊपर फोकस करना है, हाँ जी वो संभव नहीं। वैद्य साहब, हाथी को गन्ना दिखा देने के बाद छीना नहीं जा सकता, और अगर छीनने की कोशिश कोई करेगा तो हाथी क्या करेगा वो सबको पता है। मोहम्मद निजाम, ये तो तय जान लीजिए, हाथी ने गन्ना देख लिया, अब गन्ना तो खाएगा। तो इसीलिए यानी ये सारी चीजें जनता तक पहुंचेंगी, सरकार बदले या ना बदले, कंटिन्यूएशन में रहे या कोई फैसला आए। देखिए, ये बात तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी मिसाल दी कि हाथी को गन्ना दिखा दिया गया ये तो है। पहुंचेंगे। तो मैं समझता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास ये बजट पहुंचा है, जिसने ये सुना है कि उसको तमाम सी सुविधाएं इस बजट में मिल रही है। तो मैं समझता हूं कि अब इसका पूरा फ़ायदा जो है सरकार को मिलेगा चुनाव में, और निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। अब ये बहुत ज़रूरी है कि उन तक ये फ़ायदा पहुँचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बात, ठीक है निजाम साहब। ललित, मैंने एक चीज और देखी इस देश में, सामान्य रूप से आप बहुत बड़े हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल काम है भारत में, 135 करोड़ लोगों तक बात पहुंचाना। ये एक थ्योरेटिकल बात है। मैंने प्रैक्टिकल में दूसरा देखा भारत में। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कबीर। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति वो भी
कानों कान उसके पास पता नहीं कहां से खबर आ जाती है, वो कहता कि भैया सुने हैं कि वो कोई मकान की योजना स्कीम निकली है, उसका फार्म कहां मिलेगा? आप समझ रहे ना? जी। प्रधानमंत्री आवास योजना। जी। आज आप एक आदमी के कान में बोल दीजिए कि फला जगह 5 किलो चीनी कम रेट पर मिल रही है, पूरा भारत चलायमान हो जाएगा। इसलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि सूचना जनता तक पहुंच जाएगी। जी। क्या भाई ललित जी? जी, एकदम सही बात है। और कम्युनिकेशन के मामले में सरकार ने इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं कि कभी कभी इंफॉर्मेशन बहुत पहले ही पहुंच जाती है। और शायद इसीलिए जिक्र कर रहे थे कि हम डिजिटल की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और उसका असर भी हो रहा है। सर पांडे जी, भारत कम्युनिकेशन के मामले में इक्विपमेंट से लेस तो नहीं रहा, लेकिन एक चीज मुझे और याद आ गई इसी बजट के सिलसिले में, उसका भी उदाहरण दे दूं। मदन मोहन मालवीय से अंग्रेज वाइसराय ने पूछा, मालवीय जी ये कुंभ में इतने लोग कहां से आते हैं, आप कैसे मैसेज देते हो इन सब लोगों को कि कुंभ में आइए, और कुंभ कहां लगता है बताइए? कन्याकुमारी से आदमी चला आ रहा है, तब ना ट्रेन थी ना कुछ था, जंगल ही जंगल था। बोले क्या मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म? वाइसराय विक्षिप्त हो गया ये देखकर कि भाई उस वक्त भी 1 करोड़ आदमी तो आता ही था कुंभ में, जब आबादी 32 करोड़ थी कुल। पंडित जी ने उत्तर दिया मालवीय जी ने कि 1 आना, तो उसने सिर पीट लिया वाइसराय ने, उसने 1 आना। बोले 1 आना का पंचांग छपता है, उसमें मुहूर्त होता है, पूरा देश चला आता है, ये वो देश है। पांडे जी ठीक बात है ना? इसलिए सरकार ने आज जो कुछ घोषणा की वो पहुंच तो जनता तक जाएगी बात। अग्निहोत्री जी, ये जनता तक पहुंचेगी, और मैं तो इसको एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रहा हूं जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक्सपेक्टेड था कि शायद कुछ मास्टर स्ट्रोक के रूप में लेके आएंगे, और ये जो बजट में टैक्स में जो स्लैब बढ़ाया गया है एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में काम आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियों के लिए भी इसको ऑफेंड कर पाना बहुत मुश्किल होगा, अमिताभ सर, वो भी नहीं चाहेंगे कि इसके बारे में कुछ। अमिताभ सर, ये जी। सिर्फ कम्युनिकेशन एक तरफा भी नहीं दिखता है। मैं जितना समझ पा रही हूँ, मुझे ये लगता है कि वोटर भी बहुत सजग हो चुका है, बहुत सचेत है। उसे ये पता था कि चुनावी वर्ष है, इसलिए ये दबाव, शायद हम ये कह लें कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के तौर पर वोटर्स ने गवर्नमेंट के ऊपर डालने की कोशिश की, और उसमें वो सफल भी रहा है। जी बिल्कुल विभा, आपने ठीक कहा। ये धारणा भी देश में है, और मैंने कहा इस देश का जो मूल स्वभाव है ना, वो बड़ा बहुत शेड्स, मल्टी शेड्स है उसमें। जैसे जब मैं जाता हूं और कॉमन मैन से बात करता हूं, कहीं ढाबे पे रुक के, खेत में उतर के, हाट में, बाजार में, मॉल में नहीं, मॉल में इंडिया मिलता है, हाट बाजार में भारत। तो ये बात भारत का आम आदमी भी जानता है, वो भले पढ़ा लिखा हो, वो कहता भैया चुनाव आने दो तब ठीक करेंगे, तब नकेल कसेंगे। यानी ये बात आदमी जानता है कि अगर सत्ता से, सरकारों से कुछ लेना है तो चुनाव का इंतजार करो, उस वक्त चूड़ी टाइट करोगे तो परिणाम आएगा। इसीलिए शायद के 3 राज्यों का जो परिणाम है वो भी उसी सोच का रिफ्लेक्शन था कि जोर का झटका धीरे से दो तो कुछ राहतें आ सकती हैं, और वो राहतें आ जाएं भी। किसान, मजदूर और मिडिल क्लास, 3 बड़े सेक्शन तो सीधे सीधे गवर्नमेंट ने एड्रेस करने की कोशिश की ही। और ये सबसे ज्यादा वह बोझिल 3 सेक्टर हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा मुश्किलात थे। मिडिल क्लास भी पिसता है, मजदूर और किसान तो जैसी स्थिति में है वो सब देख ही रहे। बिल्कुल तो सर, यहाँ एक और बात जो मुझे बार बार जहन में आ रही है कि हमने इन चुनावों को जब समझने की कोशिश की, जब उस ग्राउंड तक पहुंचे, वोटर से बात की, तो शहरी वोटर जो कि इनका कोर वोटर माना जाता रहा है बीजेपी के दृष्टिकोण से बात की जाए तो, वैसे में वो वोटर इनसे कटा। इन चुनाव परिणामों में ये परिलक्षित हुआ, और ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा जिसमें हर वर्ग में इस मिडिल क्लास फैमिली को, और साथ ही साथ रियल सेक्टर की भी बात कर ली, या कमोबेश हर सेक्टर को छूने की कोशिश की गई। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। शहरों में भाजपा जनसंघ के समय से ही ठीक ठाक रही हिंदी हार्टलैंड में,
और उसने अपनी शुरुआत ही शहरों से की। लेकिन इधर कुछ चुनावों ने, जैसे गुजरात का चुनाव का एनालिसिस जब मैंने किया और भाजपा ने भी किया, तो भाजपा को बड़ा झटका लगा। गुजरात के ग्रामीण इलाकों से उसको बहुत नुकसान हुआ। जीएसटी नोटबंदी के बाद भी शहरों से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना गांव से हुआ गुजरात में। इससे उसको समझ में आया कि शायद गांव नाराज है। यही हकीकत मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के परिणामों में आई। लगा कि खेत नाराज है, और खेत नाराज हो तो 65% करीब आबादी होती है जो सीधे जुड़ी है या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। उसको नाराज करके तो फिर राजनीति कैसे संभव है? इसलिए बड़ा फोकस इस बात पर कि लंबी योजना नहीं, जटिल योजना नहीं जिसमें बहुत सारे पेचो खम हो, सीधी योजना हर तिमाही ने हर 4 महीने पर 2000 रुपए, 2000 पहुंच गया, जिससे जनता को सीधे समझ में आए। ये नहीं कि ये फाइल चलेगी कि फिर वो फाइल चलेगी, फिर ये पत्रावली लाओ, ये नियमावली बनाओ। नहीं, ये बात बीजेपी को समझाने में आसान होगी ना किसान को कि चाचा अब साल में 6000 रुपया यानी 500 रुपया महीना सरकार की तरफ से, ये बात समझ आ जाएगी। और शायद बहुत इसी ज्यादा वजह से technical चीज और नहीं शायद समझ इसी वजह से उसकी पहली किश्त की शुरुआत जो है वो चुनाव से पहले कर दी जा रही है कि सिर्फ हम कह नहीं रहे हैं, हमारी कथनी और करनी एक जैसी है। देखिए, एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, जी, गांव की कहावत है, अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। इसका अर्थ भी बता दूं। इसका अर्थ है जो नेत्रहीन व्यक्ति है वो तब जानेगा कि ललित आ गए जब ललित को छू के देखेगा, है ना? और किसी दृश्य तो है नहीं उसके सामने। तो जनता बड़ी समझदार है, उसके अकाउंट में आएगा तो मानेगी। इसलिए पहली किश्त तो यानी बिस्मिल्लाह तो करना होगा चुनाव से पहले। सबको ना सही, एक गांव में 10-5 को भी कर देंगे तो प्रचार हो जाएगा कि बाकी का भी आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है इसका श्री गणेश करना होगा सरकार को, और सरकार उसकी तैयारी भी कर रही होगी। अभी बजट से पूर्व कुछ बड़े नौकरशाहों से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने ये सवाल उठाया था, ये हम लोगों को इंडिकेशन था कि ये योजना आएगी किसानों को डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की। तो मैं नाम नहीं लूंगा, देश के एक बहुत बड़े नौकरशाह ने मुझसे कहा था, योजना अनाउंस होने दीजिए, हमारी तैयारी पूरी है फंड ट्रांसफर की। यानी सरकार ने होमवर्क कर लिया है। जी, होमवर्क भी पूरा था, और योगी जी जिस तरीके से रिएक्शन के लिए आए वो भी मतलब इतना तेजी से क्विक रिएक्शन। एक चीज और कि आपके हिसाब से तो रनकू और रज्जाक दोनों के लिए ये आ गया है ये बजट। एक चीज जो जिस पर आपने शुरुआत में फोकस की वो था बेरोजगारी, नौजवान। क्या उस सेक्टर में और ज्यादा काम करने की जरूरत है? वो ठीक है कि गन्ना हाथी को दिखा दिया गया है, आगे अप्रैल तक में उसके नतीजे भी मतलब माइंडसेट भी तय हो जाएगा, लेकिन नौजवानों को लेकर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत महसूस होती बिल्कुल, है। बिल्कुल 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 मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, जो किया गया 3 सेक्टर्स को राहत, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग, ये अच्छा कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन एक कमी है बजट में, और बड़ी कमी है। बेरोजगारी से बड़ा कोई दंश नहीं, कोई अपमान नहीं। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब दिन भर हमको देश भर से नौजवान अप्रोच करते हैं, नॉक करते हैं कि साहब हमारा मुद्दा उठाइए, हमारा मुद्दा उठाइए। और अभी एक सर्वे आया था कि 19 में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा। मैं सर्वे करने वाली एजेंसी का नाम यहां नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़ा सर्वे था। उस सर्वे में बात निकल कर आई कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में। टैक्स की राहत तो उसको मिलेगी जो नौकरी में तनख्वाह पा रहा है, जो 8 साल से फॉर्म ही भर रहा है बेचारा, वो क्या करेगा। सरकार किसी की हो, किसी पार्टी की हो, राज्य की हो, केंद्र की हो, बेरोजगारी से बड़ा अभिशाप कोई नहीं, ऐसा मैं मानता हूं भाई।
जिस मां बाप का बेटा बेरोजगार होता है या बेटी बेरोजगार होती है, उससे जाके पूछिए। उसके लिए होली होली नहीं, दिवाली दिवाली नहीं। पांडे जी, गलत तो नहीं कहा? नहीं, आपने सही कहा। बेरोजगारी पर इस पे कोई बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है अभी फिलहाल। लेकिन अंतरिम बजट में सरकार के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं था और शायद बेरोजगारी के स्तर को देखते हुए एक हैप्पीनेस इंडेक्स को बरकरार किया गया है, थोड़ा बढ़ाया गया है और बेरोजगारी पर सरकार को काम करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन समय नहीं है, शायद अंतरिम बजट है और शायद सरकार ने इसलिए फोकस शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए किया होगा, हमें ऐसा लगता है। जी निजाम साहब, बेरोजगारी पर अभी और काम करने की जरूरत है हिंदुस्तान। निश्चित रूप से बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए और मैं समझता हूं कि बेरोजगारी की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं उसमें इजाफा हुआ है और इस बजट में एक बहुत बड़ी कमी ये महसूस ज़रूर हुई है। लेकिन समय इतना कम है, चूंकि ये अंतरिम बजट है, इसमें सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं हो सकती। इससे पहले जब सरकार पहला बजट पेश कर रही थी तो आपको याद होगा अमिताभ जी कि सरकार ने कहा था कि हम इतने करोड़ जो है रोजगार जनरेट करेंगे और शायद इस बजट में इसीलिए बेरोजगारों के ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया, क्योंकि वो जो वादा किया गया था वो शायद पूरा नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूं और समय भी कम था, तो इसलिए मैं समझता हूं ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेरोजगारों से हटके जो और वर्ग हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है इस चुनाव पे असर डाल सकते हैं, उसके लिए सरकार ने ये योजनाएं और ये बजट जो है पेश किया है और इसका लाभ जरूर मिलेगा। जी जी, मतलब अमिताभ सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। शॉर्ट वक्त थोड़ा सा कम है और बात वही कि जिस सबसे ज्यादा आबादी को टारगेट करने के इरादे से ये पूरा फोकस्ड रखा गया, ये लंबी चौड़ी स्पीच या आपके शब्दों में ननकू रज्जाक, उन तक टारगेट करना, हाथी को गन्ना दिखाना, क्या अब कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, जैसे राहुल ने अच्छा खासा माइलेज खींचा जब उन्होंने ये नया ऐलान कर दिया छत्तीसगढ़ में जाके। छत्तीसगढ़िया को कितना समझ आया ये अलग इतर है, लेकिन ऐलान करके अच्छा खासा माइलेज मिल गया, ढेर सारी हेडलाइंस मिल गई। अब अप्रैल जाते तक, मार्च जाते तक और ये एक लोकसभा का एग्रेसिव कैंपेन बनते तक, क्या ये कांग्रेस के लिए भी मुसीबत नहीं होगी कि अब उसे सुर्खियों में आने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? मतलब एक बड़ी चुनौती हो गई कांग्रेस के लिए। बिल्कुल ठीक बात है ललित, और मैं जो देख पा रहा हूं इस इंटरिम बजट का सर्वाधिक मुश्किल भरा इंपैक्ट विपक्ष पर पड़ेगा। जी, जनता पर क्या पड़ेगा उसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन ये मैं कह सकता हूं विपक्ष पर मुश्किल प्रभाव होगा। आप मजदूर को मिली रियायत की आलोचना नहीं कर सकते, किसान को मिली रियायत की नहीं कर सकते, मध्यम वर्ग को मिली रियायत की नहीं कर सकते, नहीं वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ठीक, किसान लाठी लेके ढूंढेगा। अब आप सिर्फ इतना कह सकते हो कि ये नहीं किया वो नहीं किया। जी जी जी, मतलब ये कहा जा सकता है सर लक्ष्य साधा है कि इस बजट में सबके लिए सब कुछ है, सिवाय कांग्रेस के लिए इस बजट में प्रावधान नहीं है। कांग्रेस चाहे तो इस बात पर विरोध कर सकती है। जी, आप सभी को, चूंकि वक्त कम है, ढेर सारे सवाल है, अब तो बजट भी आ गया, लेकिन वक्त की बहुत कमी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और